संदर्भ में वो 1918 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में भी गए। जब वहां गए तो अपने लड़के राम मनोहर को भी साथ ले गए। तो इस तरीके से कांग्रेस में इनका 8 साल की ही उम्र में इनका वहां पर उससे परिचय होता है कांग्रेस से। हालांकि शिशु थे, बच्चे थे, लेकिन इतना तो था ही कि वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनमें बीज वहीं पड़ा स्वाधीनता संग्राम का, स्वाधीनता सेनानियों का और बड़े बड़े मनीषियों का, बड़े बड़े राजनेताओं से इनका संपर्क हुआ। उसके बाद आरंभिक शिक्षा के बाद ये आ जाते हैं बनारस। बनारस वो धरती है जो समाजवादियों की धरती रही है और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की धरती रही है। हमने पिछले दिनों जिक्र किया था कि बनारस से समाजवाद का जो बीजारोपण करने वाले लोग थे, जिसको सृष्टि बीज कहा जाता है, वो डालने वाले आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित कमलापत त्रिपाठी, रुस्तम सैटिन, प्रभु नारायण, राजनारायण, ऐसे तमाम लोग बनारस के क्रांतिवीर थे। समाजवाद को स्थापित करने का, उसको व्याख्यायित करने का पूरा उन्होंने काम किया। उस धरती पर ये आ जाते हैं 1927 में। 1927 में आ जाते हैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक इंटर कॉलेज भी उसमें चलता था, जिसको कहते थे इंटर कॉलेज भी चलता था, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स हुआ करता था। उसमें इनका एडमिशन होता है एक कमच्छा पर, और वहां से ये इंटर करते। इंटर क्या, उसमें 11 हुआ करता था, 11 तक होता था, 11 के बाद फिर अपना प्रवेश हो जाता था यूनिवर्सिटी में। तो वहां से ये इंटर करते हैं। फिर उसके बाद ये चले जाते हैं कलकत्ता। कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज से ये ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातक वहां से करते हैं। और उसके बाद इनकी यात्रा शुरू होती है। ये चले जाते हैं लंदन, लंदन से निकल जाते हैं बर्लिन, और बर्लिन में ये फ्रेडरिक विलियम विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, और वहां से ये अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। और खास करके इनका रुचिकर सब्जेक्ट था अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से वहीं इन्होंने पीएचडी किया। अर्थशास्त्र से इन्होंने वहां पीएचडी किया। और जर्मनी में रहते हुए, ये जर्मनी का काल उनका 1933 से शुरू होता है, 1933 से 35 तक ये लगभग जर्मनी में रहते हैं। वहाँ ये पहला काम तो ये करते हैं, वहाँ जर्मन भाषा सीखते हैं। और तब तक ये काफी प्रौढ़ हो चुके थे, देश की स्वाधीनता आंदोलन से लगभग परिचित थे, लेकिन वहां पर इन्हें एक नया परिवेश मिला। नया परिवेश मिला ये कि उस समय वहां पर हिटलर का उदय हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध में एक घायल सिपाही वहां से अस्पताल से भागता है और आकर के एक गोल बनाता है और ग्रुप बनाता है, और धीरे धीरे वहां पर आगे बढ़ता है, जर्मनी की राजनीति में आता है, और वो वहां का चांसलर हो जाता है। वो है हिटलर। हिटलर का वही उत्कर्ष वहां हो रहा था, और हिटलर का वो आकर्षक भाषण जो होता था तो मंत्रमुग्ध कर देता था उसका भाषण। उसके भाषण को सुनने के एक नियमित श्रोता के रूप में अपने राम मनोहर जी भी थे। और जाहिर सी बात है कि उसका भाषण इतना आकर्षक होता था, और वहां से इन्हें खास करके राष्ट्रवाद का, या जो कहिए, उनके भाषण से इन्हें प्रेरणा मिलती थी, इन्हें अच्छा मिलता था, और उसका भाषण सुनते थे। और जो हम देखेंगे कि हिटलर के भाषणों में, हिटलर के पूरे वैचारिकी में जो हम खास चीज देखते हैं, वो देखते हैं कि वो ज्यूज, यहूदियों का से सख्त नफरत का सिद्धांत अगर कहीं से बना है, उत्पन्न हुआ है तो वहीं से हुआ है, तो वो उससे भी नफरत करता था। और कार्ल मार्क्स भी ज्यूज थे अपना शुरुआती दौर में। वो उसके बाद तो फिर उनके पिताजी ने अपना धर्म परिवर्तन किया, ईसाई किए, लेकिन वो मूल रूप से यहूदी थे। तो कार्ल मार्क्स से भी, और मार्क्स के बाद कम्युनिस्टों से, ज्यूज से हिटलर बहुत नफरत करता था, उसके प्रति बहुत घृणा का भाव उसके मन में था। तो उसके भाषण में जाहिर सी बात है जो लोग सुनेंगे तो कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। लेकिन अब राम मनोहर लोहिया पर क्या असर पड़ा, कैसे असर पड़ा, इतना तो है कि उनकी वक्तृत्व क्षमता के अगर विकास को देखा जाए तो मान के चला जाएगा कि हिटलर पर तो उनका असर था। और वहां से उन्होंने पीएचडी किया इकोनॉमिक्स से, और खास करके उनकी पीएचडी थी भारत में नमक
पर कराधान को लेकर के उनका पीएचडी था, जिसमें गांधी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित उनका था। तो जाहिर सी बात है कि उनका अध्ययन भी इसी ओर केंद्रित हो रहा था कि देश में किस तरीके का कर लागू किया जाए और गांधी का जीवन मूल्य किस तरीके से यहाँ स्थापित हो रहा है और किस तरीके से वो वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं। उसके बाद वहीं से वो संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन में भी भाग लेते हैं वहां से, और वहां खास करके उनकी मुलाकात हो जाती है गोवा के नेता जूलियो मेनेजेस से। वहां मुलाकात होती है और वहीं से एक तरीके से क्रांतिकारिता इनकी शुरू होती है। वहां के अधिवेशन में दर्शक दीर्घा जो होती है, आगंतुक दीर्घा थी, आगंतुक दीर्घा से इन्होंने पर्चा फेंका तो जाहिर सी बात है कि उससे ये वहां गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तारी का सिलसिला वहीं से इनका शुरू हो जाता है। खैर उसके बाद ये आ जाते हैं भारत आते हैं तो 1934 आ जाता है। तब तक हम सब जानते हैं कि 1934 में जो कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी ग्रुप बना करके काम कर रहे थे, उन लोगों ने एक संगठन, कांग्रेस के अंदर ही एक संगठन बनाया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो जाता है 1934 में, और ये उसमें जुड़ जाते हैं। और जुड़ते ही नहीं हैं, इन्हें जिम्मेदारी मिलती है कांग्रेस सोशलिस्ट पत्रिका के संपादन की, इन्हें जिम्मेदारी मिलती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, पत्रिका के संपादन की जिम्मेदारी मिलती है। और 1936 में इन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विदेश विभाग का सचिव बना दिया जाता है। और ये सचिव उनको कौन बनाता है? उसमें नेतृत्व नेहरू का था। तो जाहिर सी बात है नेहरू इन्हें विदेश विभाग का सचिव बना देते हैं। लेकिन ये उनसे भेद विभेद अपना वहीं से शुरू हो जाता है। 1938 में ये सचिव से इस्तीफा दे देते हैं। और फिर वो खास करके जो युद्ध उसके बाद शुरू हो गया था, 40-42 में युद्ध शुरू हो गया था, और युद्ध को लेकर के कांग्रेस की जो नीतियां थी उससे इनका विरोधाभास होता है और ये उससे वो करते हैं। और उसी में ये एक क्रिप्स मिशन आता है भारत में, और उसमें ये उसका विरोध करते हैं आने का। हालांकि उस विरोध का तो गांधी का भी समर्थन था, सब था, लेकिन उसमें ये गिरफ्तार होते हैं 1940 में, और इन्हें 2 साल की सजा होती है। सबसे बड़ी सजा वहीं से इनकी उसकी सजा शुरुआत होती है। फिर आता है 1942 के कांग्रेस का इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में ये नेहरू की खुल के आलोचना करते हैं। वहीं से या यूं कहिए कि इनका हल्का फुल्का वैचारिक मतभेद या रणनीतिक मतभेद जो भी कहें, नेहरू से वहां से इनका शुरू हो जाता है। खैर फिर उसके बाद 1942 से 46 तक का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन वह टर्निंग पॉइंट था समाजवादियों के लिए, जिनको कि अपने नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका मिला, क्योंकि उस आंदोलन में सारे कांग्रेस के लोग गिरफ्तार हो गए थे। एक साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फल क्या हुआ कि वो आंदोलन तो अपना ठप हो जाता, लेकिन समाजवादियों ने आगे बढ़ करके झंडा थामा और झंडा लेकर के वो आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़े, वहां पर उनकी भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन हजारीबाग जेल से ये और जयप्रकाश नारायण जेल फांद करके ये लोग बाहर निकल आए, और गुप्त रूप से इन्होंने अपनी गतिविधियां संचालित रखी। और खास करके उस समय योगदान है सारे समाजवादियों का। जैसे तैसे ये लोग वो आंदोलन को उन्होंने जिंदा रखा, जिंदा ही नहीं रखा, बहुत प्रखर तरीके से जिंदा रखा। उसके लिए रेडियो की स्थापना थी, कांग्रेस रेडियो की इन्होंने स्थापना की, और उसका विधिवत कार्यालय खोला, कलकत्ता और मुंबई में उसका केंद्र खोला। और उसके बाद फिर ये उसी सिलसिले में अंडरग्राउंड थे ये लोग। तो 1944 में ये लाहौर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर वहां से ये जेपी के साथ मिलकर के, फिर उसके बाद देखा कि ऐसे तो लड़ाई नहीं चल पाएगी, तो जेपी के साथ मिलकर के गुरिल्ला दल का गठन करते हैं। गुरिल्ला दल मतलब छुटपुट तरीके से सामने आकर के तो नहीं लड़ सकते थे, अपनी गिरफ्तारी हो जाती थी, और उससे कौन लड़े, तो ये गुरिल्ला दल की स्थापना करते हैं। और फिर उसके बाद वहां से इस स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ गोवा में ब्रिटिशर्स का नहीं था, गोवा में पुर्तगाल का शासन था, तो गोवा में भी ये अपना आंदोलन वहां पर भी जारी रखे थे, और गोवा क्रांति दिवस से मनाते हैं 1946 में। और वहां वही जो जूलियो मेनेजेस थे उनको मिले, उनके घर जाते हैं, और उस आंदोलन में भी ये अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं। फिर आता है 10 जून 1946, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है,
और सबने अवज्ञा आंदोलन में ये खुल के साथ लेते हैं। और वहीं पर 18 जून 1946 में पुर्तगाल के पुलिस को चकमा दे करके ये बाहर निकल जाते हैं और वहां पर सभा करते हैं और क्रांतिकारी सभा होती है, वहां पर भी इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि उस आंदोलन को गांधी का भी समर्थन था, लेकिन वहां उनकी गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 दिन की उन्हें जेल होती है। वहां से खैर वो जेल से अपना निकल के बाहर आते हैं और फिर 1947 में शांति मिशन पर ये कलकत्ता चले जाते हैं। और कलकत्ता में जो उस समय दंगा हो रहा था, वही एक तरीके से स्वाधीनता मिलने से पहले वाला जो दंगा था, गांधी उस दंगा के समन के लिए अनशन कर रहे थे। जब सब लोग दिल्ली में तैयारी कर रहे थे जश्न की, तो गांधी वहां जूझ रहे थे आंदोलनकारियों से और हिंसक लोगों से, और उनके साथ लोहिया वहां जाते हैं और उनके साथ मिल करके उसमें अपना योगदान देते हैं। और फिर वहां से उपवास खत्म होता है और ये फिर वापस यहाँ लौट के आ जाते हैं। तब तक 1948 में माइलस्टोन था। हमने जिक्र किया था आचार्य नरेंद्र देव के संदर्भ में और बाबू सतपुरानंद के संदर्भ में कि 1948 में फिर जिस तरीके से 1948 में वो दोहरी सदस्यता का मामला लेकर के ये हुआ कि नहीं, कांग्रेस एक पार्टी है और कांग्रेस तो उसमें प्लेटफॉर्म हुआ करती थी। गांधी ने उस समय भी कहा था कि अब कांग्रेस तो अब स्वाधीनता मिल गई, कांग्रेस अपना लक्ष्य प्राप्त कर ली, अब सब लोग अपनी अपनी जगह चले जाएं, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रवादी भी काम कर रहे थे, कम्युनिस्ट भी काम कर रहे थे, समाजवादी भी काम कर रहे थे, मध्यमार्गी भी काम कर रहे थे, आम लोग भी जुड़े हुए थे। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानी और कांग्रेस के अंदर जो राष्ट्रवादी तत्व थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, देश के स्वाधीनता आंदोलन में वो समय समय पर विरोध भी क्या किए और अपने क्रांतिकारी साथियों का, जो स्वाधीनता संग्राम के अपना सेनानी साथी थी, उनकी गुप्तचरी करने का भी काम किया, उनको गिरफ्तार भी करवाया और उनके खिलाफ ये वो देकर के, गवाही देकर के उनको सजा दिलाने का काम करते थे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस रहेगी और इसमें किसी दूसरे दल की या ये किसी दूसरे गुट को यहाँ वो नहीं रह पाएगा। तो फल हुआ कि 1948 में कांग्रेस पार्टी से अलग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाहर निकल करके ये सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है और सोशलिस्ट पार्टी के लोग अलग जाते हैं। हमने पहले जिक्र किया था, नरेंद्र देव उस समय ये विधायक हुआ करते थे, उनके साथ 11 लोगों ने इस्तीफा दिया था और उस समय संपूर्णानंद कांग्रेस में रह गए, नरेंद्र देव से बाहर निकल गए। तो उस अलगाव में लोहिया भी उससे अलग हो गए और 1948 में कांग्रेस से अलग होकर के इन लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। सोशलिस्ट पार्टी बन गई, लेकिन उसके बाद भी ये 1949 में उसी के तहत सोशलिस्ट पार्टी के अंदर सोशलिस्ट आदर्श, सोशलिस्ट विचारों को लेकर के इन्होंने हिंद किसान पंचायत बनाई और ये हिंद किसान पंचायत के अध्यक्ष बने। उसी बीच नेपाल में भी आंदोलन चल रहा था और नेपाल में भी राजा के खिलाफ आंदोलन था और उसके समर्थन में इन्होंने दिल्ली में इन्होंने ये नेपाल दूतावास के सामने अपना इन्होंने प्रदर्शन किया और इनको उसमें 2 माह की जेल हुई। उसमें एक चीज और है, उस स्वाधीनता संग्राम में नेपाल के आंदोलनकारियों का भारत में बहुत ही उनका सम्मान किया जाता था, वो किया जाता, और उसका भी केंद्र हमारा बनारस था। वहां से आंदोलनकारी भाग करके अपने हिंदुस्तान में आ जाते थे, बनारस में आ जाते थे और अपना देश के विभिन्न, और यहाँ के भी आंदोलनकारी भाग करके नेपाल जाते थे। मतलब एक भी है, लोहिया और जयप्रकाश को वहां की जेल में बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां के राजा को ब्रिटिशर्स का समर्थन था, इनसे समझौता था, तो इनको गिरफ्तार करने की एक स्थिति हुई। और वहां पर जेल में वह भी अपने आप में अद्भुत है कि वहां की नेपाली जनता जेल को घेर ली, रातों रात इन लोगों को निकाल करके बॉर्डर पार करा करके अपने देश में भेज दिया। तो इस तरीके से उस नेपाली कांग्रेस के जो नेपाल के समाजवादी लोग थे, उनको यहाँ का भी समर्थन कर रहे थे और उसमें 1939 में इनको 2 माह का जेल हुआ उसके समर्थन में उसका वोट करने का। और फिर आ जाता है 1948 में नासिक में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में रियासतों में भारत की विलय का इन्होंने विरोध किया कि भारत की विलय इसमें नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद 1949 में वही हिंद किसान पंचायत की स्थापना होती है और ये उसके अध्यक्ष बनते हैं।
और फिर उसके बाद आ जाता है 1951 1954। 1951-54 ऐसा था कि समाजवादी लोग केवल देश में ही नहीं, इनकी भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि थी, जिस तरीके से कम्युनिस्टों की दृष्टि होती थी। और खुलेआम वो लोग वो कम्युनिटर्न स्थापित किए थे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल किए थे। तो समाजवादी लोग भी सोशलिस्ट इंटरनेशनल के तहत पूरी दुनिया भर की वो समाजवादी एकजुट करके हो करके करते थे। लेकिन वह जो सोशलिस्ट इंटरनेशनल था, जिसका फ्रैंकफर्ट में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, उसमें इन्होंने देखा कि यहाँ तो काले गोरे का बड़ा मतभेद है, बड़ा विभेद है, और काले लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, गोरे इसमें हावी हैं। तो वहां भी इन्होंने उसका प्रतिकार किया। अब फिर आ जाता है 1954। 1954 में उत्तर प्रदेश में किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ, जलकर को लेकर के, और फिर लोहिया जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विशेषाधिकार अधिनियम 1932 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर पता चला कि फिर जेल में चले गए। फिर 1952 से 55 का पीरियड ऐसा था कि सोशलिस्ट पार्टी का और आचार्य कृपलानी का किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ये दोनों का विलय होता है, और वहां से पार्टी बनती है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में फिर आंदोलन एक बार बढ़ता है, और बड़ी तेजी से बढ़ता है, बहुत विस्तार होता है, विकास होता है। और इस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं 1953 में लोहिया उसके अध्यक्ष बनते हैं। और उसमें इतना होता है, इतना आंदोलन तेज बनता है कि 1954 में केरल में सरकार बन जाती है। केरल में इन्हें व्यापक जन समर्थन मिलता है, इनके बहुत सारे साथी जीत के आ जाते हैं, और पहली, आप यूं समझिए कि पहली गठबंधन की सरकार, और भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वहां सरकार बनती है। और चूंकि समाजवादियों की संख्या तादाद ज्यादा थी, तो पीएसपी के ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं पट्टोम धन पिल्लई वहां पर अपना बनते हैं। उस समय लोहिया उस पार्टी के अध्यक्ष थे, और छात्रों का वहां एक आंदोलन चलता है, और छात्रों पर गोली चला दी जाती है, जो कि ये सत्ता वर्ग का एक सामान्य सा सिद्धांत है कि केवल कोई भी आंदोलन हो तो उसको दमन करने के लिए जो पराकाष्ठा होती है वो होती है गोली चल जाती, लाठीचार्ज होता है, गोली चल गई। उस गोली चालन से ये क्षुब्ध थे। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हम ऐसी सरकार नहीं बना सकते जो आंदोलनकारियों पर गोली चलाए, और खास करके छात्रों पर गोली चलाए। आप इस्तीफा दीजिए, आप छोड़ दीजिए ऐसी पार्टी, अगर आप नहीं चला पाते नहीं। लेकिन वहां पर मतभेद हो जाता है, और मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं। तो एक नैतिकता के नाते फिर इन्होंने स्वयं वहां से इस्तीफा दे दिया, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के बाहर आ गए। फिर इनका भेद विभेद चलता है, और ये खास करके जेपी और नेहरू से की भी वार्ता होती है, और उस वार्ता से इनके ये अपनी असहमत व्यक्त करते हैं, और फल यह होता है कि इनको वहां से हटा दिया जाता है। अब उसके बाद हैदराबाद में फिर एक बैठक होती है, और ये वहां पर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं डॉक्टर लोहिया स्वयं, और ये उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। और वहां से ये व्यापक समाजवाद का एक प्रस्तावित कार्यक्रम बनाते हैं, विजुअल कार्यक्रम बनाते हैं, और एक पार्टी की शक्ल जैसे जो हो सकती थी उसको लेकर के, और उसमें जो ये अपना मुद्दा अपना निर्धारित करते हैं, जाति व्यवस्था का उन्मूलन करेंगे, समान अवसर देंगे सबको विकास का, रेल में वर्ग विहीन बोगियां स्थापित होंगी, अंग्रेजी भाषा का विरोध किया जाएगा, किसान भूमिहीन उत्थान योजना लागू करेंगे। ये सब चीजें करके ये इन्होंने अपने समाजवादी ये सोशलिस्ट पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। और फिर फल ये होता है कि 1957 से और 1962 में देशव्यापी सत्याग्रह चलता है। जेल में सब लोग चले जाते हैं, और वहां उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया था, जेल वोट फावड़ा का सिद्धांत, कि हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए जेल जाने के लिए और वोट पाने के लिए, मतलब हमको चुनाव लड़ना भी है, और खेतों में काम करने के लिए इन सब लोगों से का एका बना करके हम काम करेंगे। तो वहां से इन्होंने उसका किया, और फिर उसी समय 1957 में ये पहला संसदीय चुनाव लड़ते हैं। तो बनारस वो कई भागों में बट गया है,
आज तो बनारस टुकड़ा होकर के चंदौली अलग हो गया है और भदोही अलग हो गया है, मिर्जापुर, लेकिन उस समय बनारस बड़ा माने भारी जिला हुआ करता था। तो उसमें चंदौली लोकसभा हुआ करती थी, जिस चंदौली लोकसभा में बाद में कमलापति जी उसके वो हुए, उन्होंने काफी उसमें विस्तार किया, नहरें बिछाई। और लेकिन वहां से ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चंदौली से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, और वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन वो चुनाव तो हार जाते हैं, लेकिन कई जगह देश में के कई राज्यों में विधानसभाओं में सोशलिस्ट पार्टी जीतती है, जीत जाती है सोशलिस्ट पार्टी। और ये फिर सोशलिस्ट पार्टी के आगे विस्तार विकास के लिए ये खास करके अभियान चलाते हैं नेफा में, पूर्वोत्तर राज्यों में अपना वहां जाते हैं, वहां चलाते हैं, और तमिलनाडु में भी जाते हैं। और लेकिन तमिलनाडु में ये जो इनका अंग्रेजी विरोध वाला नारा था, अंग्रेजी विरोध वाला जो इनका सिद्धांत था, उसके चलते इनको वहां पर बहुत मुंह की खानी पड़ती है, इनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, इनका व्यापक विरोध होता है, लेकिन रहते हैं। और उस तरीके से ये अपना और फिर उसके बाद 57 के बाद फिर दूसरा चुनाव आता है 1962, और 1962 में ये फिर हुआ कि कहाँ क्या हो कैसे हो। तो उस समय फूलपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। फूलपुर में उसमें इलाहाबाद का इलाका और हमारे जौनपुर की भी सीट, मछली शहर की सीट अपना मिला करके फूलपुर बनता था। तो फूलपुर से इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ये ताल ठोक दिए, और जाहिर सी बात है पंडित नेहरू के खिलाफ तो इनको मतलब पंडित नेहरू की उसमें बहुत व्यापक उसमें लोकप्रियता थी, और पंडित नेहरू से ये हार जाते हैं। लेकिन पंडित नेहरू की एक सदाशयता थी, वो चाहते थे कि सदन में जवाहर लोहिया या हमारा कोई भी विरोधी जो हमारी बात का आंख में आंख डाल करके विरोध कर सके, तर्कपूर्ण विरोध कर सके, वहां बात रख सके, बहस रख सके। तो उन्होंने आवश्यकता महसूस की कि नहीं, लोहिया को सदन में आना चाहिए। और फल यह हुआ कि 1963 में ही एक उपचुनाव होता है, एक उपचुनाव होता है 1963 में। उस उपचुनाव में हमारे जौनपुर से भी उपचुनाव हुआ था, जहाँ से कि हमारा जो इलाका बनता है, और वो जौनपुर सीट कही जाती थी। उससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय खड़े हुए थे, दीनदयाल उपाध्याय भी यहाँ हार गए थे। लेकिन उस उपचुनाव में फर्रुखाबाद से राम मनोहर लोहिया जीत जाते हैं, और जीत करके ये सदन में पहुंचते हैं। और सदन में पहुंचते ही फिर तो इनका वो अपना जो रूप था, अर्थशास्त्री वाला रूप था, और ये पहले तो वहाँ पहुँच करके उनकी आलोचना करते हैं। उनकी पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना की ये आलोचना करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुआ, 3 आना बराबर जो वो ये अपने नागरिकों के आय पर भी उनका रहता है, और उनका रहता है कि ये जो तुम फजूल खर्ची करते हो, ये फजूल खर्ची बेकार है, जनता के ऊपर इसका लोड बढ़ता है, और ये नहीं होना चाहिए। और जितने दिन भी ये वहाँ सदन में थे, वो सत्र था, उसमें लोहिया छाए रहते थे, और पंडित नेहरू सदन में बैठ के अपनी आलोचना, अपनी समालोचना सुनते थे। और शायद माने उस समय आज जैसी स्थिति नहीं थी कि उनका माइक बंद कर दिया जाएगा, उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। पंडित नेहरू और पूरी संसद बैठ करके सुनती थी, जब वे बोलते थे, चीजों को बोलते थे, तो उसमें इनकी आवाज को सुना जाता था। फिर 1964 में ये यूएसए का दौरा करते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का दौरा करते हैं, और वहाँ नस्लवाद विरोधी ये सत्याग्रह करते हैं। वहाँ पर जिस तरीके से अश्वेतों को होटलों में अपना प्रवेश नहीं दिया जाता है, और उसके चलते ये वहाँ गिरफ्तार भी होते हैं। मतलब ये जो समाजवादी लोग हैं, इनको जो कुछ भी, जहाँ जो चीज़ बुरी लगती है, गलत लगती है, उसका प्रतिवाद करना ये अपना धर्म समझते हैं। वहाँ भी उन्होंने अपना धर्म समझा और उसको निर्वहन किया, और वहाँ फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन फिर उनकी गिरफ्तारी पर वहाँ की सरकार माफी भी मांगती है, क्योंकि वह कहीं से मानवीय नहीं था, कहीं से कानूनी नहीं था, कहीं से वैध नहीं था, अवैध तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया, और वहाँ की सरकार इनसे माफी मांगती है। और फिर आता है 1965। 1965 में जो है सो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनती है। सोशलिस्ट में और एक कांग्रेस विरोध का वहां स्वर दिया जाता है। ये होता है कि देश के पैमाने पर जितने भी कांग्रेस के विरोध करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग इकट्ठा होंगे, तभी हम विकल्प दे पाएंगे, क्योंकि हम फुटकर कर अपनी ताकतों से हम देश में विकल्प नहीं दे सकते हैं। फल ये होता है कि उसी समय से जनसंघ के उस समय नेता हुआ करते थे नानाजी देशमुख और लोहिया, ये खास करके दोनों उसके शिल्पकार थे, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठबंधन होता है जनसंघ के साथ। और
7 राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया जाता है और ये गठबंधन काफी आगे चलता है, संयुक्त विधायक दल का गठन होता है। और लेकिन वहीं पर थोड़ी सी चूक हो गई कि जनसंघ जैसी सांप्रदायिक पार्टी, जनसंघ मतलब उसमें आरएसएस का वो राजनीतिक संगठन था, जिस तरीके से आज हमारा ये भारतीय जनता पार्टी है। आगे भी चल करके 1977 में जब सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए तो जनसंघ भी अपना उसने विलय कर दी जनता पार्टी में, और फिर उसके बाद जब निकल के आई सामने तो फिर निकल करके आज कहाँ तक पहुंची है हम सब लोग उसको देखते हैं और उसकी भयावहता से हम लोग परिचित हैं। फिर 1967 में ये फिर लड़ते हैं और फर्रुखाबाद इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था उसी से कट करके अलग बना था कन्नौज से ये जीतते हैं 1967 में, मात्र 472 वोट से, लेकिन जीतते हैं। और इनकी वह जिजीविषा लगातार चलती रहती है, लगातार कायम रहती है। और समाजवादी पार्टी को, सोशलिस्ट पार्टी को, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को, या जहां कहीं भी रहा, टूटते बिखरते जुड़ते ये उस पूरे आंदोलन को, पूरे समाजवादी आंदोलन को लेकर के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। और 12 अक्टूबर 1967 को इनकी मृत्यु हो जाती है, मात्र 57 साल में। और उसमें जो उनका आदर्श था, ये जीवन भर अविवाहित थे और वाकई अविवाहित थे वो, और कोई निजी संपत्ति इनके पास नहीं थी। बार बार कहते थे कि सोशलिस्टों को निजी संपत्ति से क्या मतलब है, हमारा जो कुछ भी है वो समाज के लिए है। और इनका कोई अपना घर नहीं था। और वहीं से खास करके इन्होंने जो सिद्धांत रचना की थी, जो इन्होंने स्लोगन दिया था, जो बहुत मशहूर स्लोगन था, एक तो इन्होंने वो किया था, जेल, ओट और फावड़े का सिद्धांत इन्होंने बनाया था, जिसके चलते इनका था कि जेल जाने के लिए हमेशा तैयार रहो, चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो, चुनाव में जीतना ही कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़ना भी अपने आप में आंदोलन है। तो और उन्होंने एक नारा दिया था जो बहुत प्रचलित हुआ और आज की तारीख में प्रचलित है, जो जमीन को जोते बोवे वो जमीन का मालिक है। और इसका उन्होंने उम्मीद की थी कि हमारे साथी, हमारे सोशलिस्ट साथी, हमारे समाजवादी साथी इसका पालन करेंगे। और उसका पालन का एक जो अप्रतिम उदाहरण मिलता है, उनके जो अभिन्न अनन्य उनके अनुचर कहा जाएगा, राजनारायण जी बड़े जमींदार परिवार के थे। और उन्होंने अपने जो उनके यहाँ बटाईदार काम करते थे, जोतदार करते थे, उन्होंने सबको, तो घर वालों में तो एकदम कोहराम मच गया, तो उनके मारपीट में निकाल दिया बाहर और कहा कि भाई तुम अपने हिस्से के लिए तो चाहे जो करो, हमारे हिस्से में अपना तुम क्यों दखलंदाजी करते हो। तो पहले हुआ कि वहां बंटवारा कराया और अपने हिस्से की सारी जमीन जो किसान उस पर जोतदार था उसको उन्होंने विधिवत मालिकाना हक दे दिया। तो यह भी उनका नारा था। और एक नारा उन्होंने उसमें दिया था, सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और उसी सिद्धांत के आधार पर बाद में अपना मंडल कमीशन बना। और आज की तारीख में भी मंडल कमीशन के उन सारी उसको लागू नहीं किया गया है, केवल 2 उसके वो लागू किए जा सके हैं, और जिसको लागू करने का काम बीपी सिंह ने किया, और फिर उसके बाद एक को अर्जुन सिंह ने किया। और वो आंदोलन आज की तारीख में भी चल रहा है। और उसमें एक चीज और है, ये इन्होंने जो भी आंदोलन किया अपने अब डॉक्टर लोहिया ने, उसको जब वो क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने, इस बीच बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखा भी, किताब भी लिखी है, समाजवाद की भी स्थापना की, प्रतिस्थापना की, एक पूरा, लेकिन उनका पूरा जीवन केवल सैद्धांतिक नहीं था, व्यावहारिक प्रयोग भी करते थे, जनता के बीच जाकर के प्रयोग भी करते थे, और उससे जो निचोड़ निकाल करके लाए, जो उनका सिद्धांत कहिए, उनकी पुस्तिका कहिए, उनका जो उन्होंने पंच ऑफ थॉट एक दिया, वो दिया सप्त क्रांति का सिद्धांत। सप्त क्रांति में उन्होंने 7 वचन, 7 पॉइंट, 7 उद्देश्य उन्होंने स्पष्ट किया, जो आज की तारीख में भी मौजूद है। वो है, पहला कि पुरुष महिला के बीच समानता हो, दूसरा रंग आधारित असमानता का उन्मूलन किया जाए, तीसरा जन्म और जाति पर आधारित असमानता का उन्मूलन किया जाए, फिर चौथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर विदेशी प्रभाव को हटाया जाए, और फिर पांचवा उत्पादन वृद्धि के माध्यम से आर्थिक संपन्नता लाई जाए। उनका था कि ये जो वर्ग संघर्ष और
ये पूंजीपति और ये भूमिपति और ये मजदूरों के बीच में संघर्ष का कोई मतलब नहीं बनता। यही वो अपना कम्युनिस्टों से उनका विरोध होता है, उस पर विरोध। फिर छठवां था सामूहिक अतिक्रमण से व्यक्तिगत जीवन को मुक्त किया जाए, सामूहिक अतिक्रमण न किया जाए किसी का। और सातवां था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका था मामला कि हथियारों की एक सीमा निश्चित की जाए, शस्त्र नियंत्रण किया जाए, युद्ध का निषेध किया जाए और शस्त्रों पर एक नियंत्रण लागू किया जाए। और उनका था कि समाज में हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म से अलग हट करके उन सब लोगों में एकता स्थापित करने के लिए रोटी बेटी का संबंध किया जाए। तो इस तरीके से जो समाजवाद के मूल आधार थे, जिसकी संरचना आचार्य नरेंद्र ने की थी और कुछ तरीके से भारतीय संदर्भ में जो सिद्धांत मार्क्स अपना ला करके कहते थे, मार्क्स भी कहते थे कि ये तो सिद्धांत है। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र उन्होंने लिखा, उसमें व्यापक तरीके से एक पुस्तिका है, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये हर जगह के लागू नहीं होगा। हर जगह, हर देश अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन करे और अपने जगह के हिसाब से इसको लागू करे। जिसको लेकर के लेनिन रूस में उसको प्रयोग किए तो वो वहां पर उनका मार्क्सवाद लेनिनवाद हो जाता है। वो उस प्रयोग को चीन में अपना माओ सेतुंग ने अपने हिसाब से किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब यहाँ पर तो किसान नेतृत्व करेगा, हमारा कृषि प्रधान देश है, तो वहां मार्क्सवाद माओवाद हो जाता है। और उसी तरीके से भारतीय संदर्भ में जो समाजवाद को निरूपित किया था, अपना किया गया था आचार्य नरेंद्र, अपना शंकुरानंद जी और ऐसे अपने जे बी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और जे बिनोव भावे और गांधीवाद, गांधी जीवन मूल्यों को लेकर के जो समाजवाद यहाँ विकसित किया गया था, उसको भारत में लोहियावाद कहा जा सकता है। और उसी लोहियावाद को आगे बढ़ाते हुए हम सारे लोग उसमें और भी संशोधन की आवश्यकता है। समय समय पर कोई भी सिद्धांत अपने आप में अंतिम सत्य नहीं होता है। हम लोग वाद प्रतिवाद संवाद के संवाहक हैं, उसको चाहते हैं, उसको मानते हैं। और उसी के तहत हमारा समाजवादी आंदोलन आज अपने 90 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। अब 90 साल के बाद अगली यात्रा में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हमारे देश में समाजवादी आंदोलन मजबूत है, तमाम प्रांतों में मजबूत है, तमाम प्रांतों में हमारी सरकारें हैं या हम वहाँ मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में हम वहाँ मौजूद हैं। और आज तो इतने दिनों बाद संसद में भी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। 37 लोकसभा में और 5-7 हमारे जो उसमें ये राज्यसभा में हमारे हैं। और अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें दबाव है हमारे समाजवादियों का। और शायद ऐसा होगा कि यह सरकार बहुमत में रहने के बावजूद भी हार जाएगी और हमारा समाजवादी बैकग्राउंड के हमारे वी सुदर्शन रेड्डी जी वहाँ पर जीतने की स्थिति में है, जिनका कल 9 तारीख को चुनाव होने वाला है। तो हम तो उनको भी शुभकामना देते हैं और हम देश के सारे समाजवादी लोगों से हम कहते हैं कि जहाँ कहीं भी मौका मिले समाजवादी दर्शन को, समाजवादी जीवन मूल्य को अपनाइए, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाइए। और इसी संदर्भ में हमने जो पुणे में हमारा आयोजन है 19, 20, 21 सितंबर 2025 को आप सब लोग वहाँ आइए, तन मन धन से उसमें जुटा जाए और हम अपने वैचारिकी के साथ आंदोलनात्मक रूप से इस कड़ी को हम मजबूत करें। इसी के साथ हम कहेंगे समाजवाद जिंदाबाद, लोहियावाद जिंदाबाद, मार्क्सवाद जिंदाबाद, क्योंकि सबके मूल में मार्क्स ही है। मार्क्सवाद मतलब खाली कम्युनिज्म नहीं होता है। मार्क्सवाद मतलब वह वैज्ञानिक दर्शन है जो अपनी सत्यता की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर, वैज्ञानिकता की कसौटी पर खड़ा है। और वैज्ञानिकता की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर केवल समाजवाद खड़ा हो सकता है, समाजवादी दर्शन खड़ा हो सकता है, समाजवादी आंदोलन खड़ा हो सकता है। और इसी के पास वह नीतियां हैं, वह सिद्धांत है, वह जीवन मूल्य है जो देश को आगे ले जा सकता है। इन्हीं अपने शब्दों के साथ हम आप सब लोगों को एक बार फिर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और आह्वान करते हैं कि आइए पुणे में हम 19, 20, 21 सितंबर को मिल करके एक नए क्रांति का नए तरीके से हम आकर के बढ़ करके एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की कोशिश करें। और उम्मीद है कि आप वहाँ पर जरूर आएंगे, हमारे साथ मिल करके हम लोग आगे की हम लोग रणनीति तैयार करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तैयारी